हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डेथ ऑफ अ पार्टनर बोर्ड एग्जाम में जनरली देखा गया है कि 6 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब 6 मार्क्स में क्या पूछा जाता है, तो चांसेस 50-50 समझ लो। या तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है, पूछते हैं बताओ कितना अमाउंट है जो एग्जीक्यूटर को पे किया जाएगा। या कभी कभी अकाउंट ना बनाने के अलावा जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है 6 मार्क्स में, कि जर्नल एंट्री बनाओ। किसी पार्टनर की डेथ हो गई है और अगर उसकी डेथ हो गई है तो आपको डेथ के टाइम पे जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। देखो, बड़े दुख की बात होती है कि किसी की डेथ हो जाती है और हमें उस ऐसे माहौल में भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। ठीक है जी। और साथ में इस इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, मतलब बनाना सिखाऊंगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, अगर लोन है और उसकी पेमेंट 1 या 2 इंस्टॉलमेंट या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में करनी है। मैंने एक क्वेश्चन स्लाइड पे लगा लिया है, तो जैसा भी वो क्वेश्चन होगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बस लोन देख के तुरंत लगा दिया था, तो अभी सॉल्व करेंगे आपके सामने ही उसको। ठीक है जी। और साथ में क्या करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जो मरने वाला पार्टनर होता है, डिसीज पार्टनर, उसका प्रॉफिट शेयर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी करंट ईयर में, मतलब जिस टाइम पीरियड में वो हमारे साथ काम कर रहा था। लाइक अभी 3-4 महीने ही हुए थे इस साल को, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, और 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना है कि 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बस ये तीन तीन बातें हैं, मेनली तो तीन ही है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, दूसरा कैपिटल अकाउंट या जर्नल एंट्री, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो दोनों सीख लेते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात एग्जीक्यूटर का अकाउंट, जिसमें लोन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट नहीं बोलते उसको, एग्जीक्यूटर अकाउंट ही होता है, जिसमें हम लोन बना के पेमेंट करते हैं। क्लियर? चलो, तो बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया है। अब एक बात आप ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन आएगी और वो प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे, तो जिस भी पार्टनर की डेथ होगी उसको डिसीज पार्टनर बोलते हैं, डिसीज पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे नाम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी है और सी की डेथ हो जाती है, तो हम सी लिख देंगे। ठीक है, डिसीज पार्टनर का नाम सी होगा। सी कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा हर बार जब भी पार्टनर की डेथ होगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री रट लेना, आप याद करनी है, मतलब अब आपको सीखने का मकसद नहीं है, मतलब आप समझना, सब रीजन बताओ, रीजन पे मत जाओ। आप फिलहाल बस ये सीखो कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा चलो, मैं इस पॉइंट को समझा भी देता हूँ, कभी आप ये सोचने लगो क्या पता सर कोई ना आता हो। तो होता यह है कि जब भी आप किसी पार्टनर को कोई अमाउंट देते हो तो उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ता है बिजनेस को। और जब भी कोई बिजनेस किसी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है तो कैपिटल लाइबिलिटी का नेचर रखती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर ये उधार है, इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाती है। क्योंकि अगर मुझे कैपिटल में कोई भी अमाउंट प्लस करना है तो क्रेडिट के अंदर किसी भी चीज को ऐड करने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है। इस वजह से मैं डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट उसकी कैपिटल में प्लस कर रहा हूं। समझ गए? ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, बैंक के पास, बैंक में खाता है और उसमें आपने पैसे डाल रखे हैं, और अगर आप उसमें और पैसा डालते हो तो बैंक क्रेडिट वाला मैसेज भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि बैंक को लगता है कि ऑलरेडी बैंक के ऊपर आपने पैसे दे रखे हैं तो बैंक के ऊपर उधार है, और अगर आपने और पैसा डाला तो बैंक के ऊपर उधार और चढ़ गया, इसलिए बैंक क्रेडिट वाला मैसेज आपके नंबर पे सेंड करता है। और अगर आप विड्रॉ करते हो पैसा तो वो डेबिट वाला मैसेज भेजता है, क्योंकि लाइबिलिटी उतार देते हैं। यही वाली चीज यहाँ पे है। तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में आप हर बार जब भी प्रॉफिट हुआ करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखा करेंगे। आप कहोगे सर सस्पेंस क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा मतलब मत पूछो मुझसे प्लीज। अब ये जिस टाइम पे तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, यह मतलब से ज्यादा क्वेश्चन करने आने पर आपको फोकस करना है, वरना मतलब तो मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, उनमें सिखा ही रखा है कि असली हर चीज का मतलब मैं बहुत डिटेल में चर्चा करता हूँ जब भी करता हूँ। लेकिन अब पेपर को ध्यान में रखते हुए मुझे इस तरीके से समझाना है। अच्छा, तो ये एंट्री बनेगी, लेकिन इस एंट्री को बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? इस एंट्री को बनाने में अमाउंट जो आएगा वो कैलकुलेशन होकर आता है। अब जिस भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन बताएगा कि कैसे आप उसको प्रॉफिट देने वाले हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों की अकाउंटिंग क्लोज होती है 31 मार्च, मतलब नॉर्मल बिजनेस 31 मार्च को ही क्लोज करते हैं अपना खाता, अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है। बी की डेथ हुई 30 जून को। अब बी की डेथ अगर 30 जून को हुई तो मतलब वो साल में कितने साल तक तुम्हारे साथ, कितने महीने तुम्हारे साथ काम कर रहा था? तो सर अप्रैल में साल शुरू होता है, अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, और जून, 30 जून को डेथ हो गई, तो मतलब 3 महीने काम करके गया। तो बी ने हमारे साथ 3 मंथ तक काम किया। ओके। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
उसको जो भी प्रॉफिट का शेयर होगा मरने वाले पार्टनर का डेथ तक का, वो कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके कैलकुलेट किया जाएगा। और कहते हैं आप कैलकुलेट करके बता दो बी का शेयर कितना होगा डेथ तक के टाइम का। हमने कहा एवरेज कर लेते हैं पहले 5 साल का, तो 14,000, 18,000, 16,000, ये लॉस है 10,000 और फिर 16,000, तो 16 और 14 हो गया 30, 30 और 10 40, 50, 64 माइनस 10 54,000। पिछले 5 साल का मैंने प्रॉफिट को जोड़ा तो 54 आया और डिवाइड बाई 5 कर दे। तो मुझे ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, आप कैलकुलेशन पे फोकस आप करना कि कहाँ पे गलती हो सकती है। 14,000, 18,000, 16,000, तो 16 और 14 30, 30 में से 10 माइनस कर लो 20, 20 और 18 38, 38 और 10 48 और 6 54, यही आएगा। माइनस कर दिया, लॉस को माइनस करना है, जोड़ते वक्त भी ये तो घटेगा, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 10,800 रुपए। तो ऑन एन एवरेज इस बिजनेस का 5 साल का एवरेज करके देखा तो 10,800 आया, मतलब एक साल में बिजनेस 10,800 रुपए तो कमा ही लेता है ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब एक साल का प्रॉफिट। हमने कहा ये एक साल का प्रॉफिट है और हमें कितने महीने का चाहिए, सिर्फ 3 मंथ्स का, क्योंकि हमारे साथ उसने काम ही 3 महीने किया था, पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी दे देंगे, पूरे साल काम करके मरता तो पूरे साल का प्रॉफिट देते। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों? क्योंकि ये जो 10,800 रुपए का प्रॉफिट होता है ये तो सभी पार्टनर्स का है। ये किसका है? सभी पार्टनर का। और हमें सिर्फ किसका चाहिए? बी, जिसकी डेथ हुई है। तो इस प्रॉफिट में टाइम के अलावा आपको मरने वाले पार्टनर का शेयर भी लगाना होता है। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे शेयर लिखा है? नहीं लिखा। तो कोई शेयर नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे? 1/3, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो इक्वल पार्टनर माना जाता है, 1:1:1। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से इसको काट लेते हैं, 900 अमाउंट आया। तो अमाउंट अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि कैलकुलेट करके बताओ प्रॉफिट कितना है, तो वो तो आएगा 900। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंट्री बना के दिखाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल 900 900। आया आपको समझ में? बहुत बढ़िया। 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। हाँ जी, तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। अब यहाँ पे डिसीज पार्टनर का नाम क्या है? बी। तो मैं डिसीज पार्टनर काट के यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देना है हमको यहाँ पे? बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाती है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो कर देना, किस तरीके से करना है, एवरेज करके करना है तो कर देना। क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर होगी। तो प्रीवियस ईयर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? प्रीवियस ईयर 2009, क्योंकि देखो 5 6 7 8 9, तो 16,000 के प्रॉफिट को भी बेस माना जा सकता था। तो अगर ये बोल देते कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानो, तो हम लिखते 16,000 पूरे साल का प्रॉफिट, हमें 3 महीने का चाहिए था और हमें सिर्फ बी का शेयर चाहिए था। तो 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 12 से इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आता फिर वो ट्रांसफर हो जाता। पॉइंट क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है आपके लिए जिसमें प्रॉफिट की ही कैलकुलेशन करनी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट लिया है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करो सेल्स के बेसिस पे। जैसे कि लिखा हुआ है ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 2:1 है 31 मार्च तक। कहते हैं ऑन 31 मार्च 2019 सी डाइड, 31 मार्च को सी की डेथ हो गई। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। इस बार दिसंबर में आपके अकाउंट क्लोज होते हैं। देखो अकाउंट 2 ही बार क्लोज हो सकते हैं, या तो मार्च में 31 या फिर 31 दिसंबर। अगर आप मार्च में क्लोज करते हो तो आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो, और अगर आप दिसंबर में अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो आप कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हो? कैलेंडर ईयर। इस बार क्वेश्चन दिसंबर में खत्म होता है। क्लोज अपने खाते कब करते हैं? ये 31 दिसंबर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते होंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब अगर ये 31 दिसंबर को बनाते हैं अकाउंट, तो नया साल कब शुरू होता होगा इनका? 1 जनवरी को। भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही तो फॉलो कर रहे हैं ये। कहते हैं पार्टनर की डेथ कौन सी तारीख को हुई? 31 मार्च। अगर जनवरी से साल शुरू होता है तो जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च 31, तो मतलब मार्च पूरा। तो इसका मतलब फिर से 3 महीने बाद डेथ हुई। कौन सी तारीख को डेथ हुई? 3 महीने बाद। वो भी किसकी डेथ हुई है बेटा? सी की। ठीक है जी। कहते हैं दिस सेल्स फॉर द ईयर 2018, 2019 में डेथ हुई है, मतलब ये पिछले साल की बात करें। पिछले साल 6 लाख रुपए की सेल थी। मैं इधर लिख रहा हूं सेल्स, इधर लिख रहा हूं प्रॉफिट। कहते हैं पिछले साल 6 लाख रुपए की सेल थी,
एंड दी प्रॉफिट वर 60,000, और उसी साल 60,000 रुपए का प्रॉफिट था। ये 2018 की बात बता रहे हैं आपको। सेल्स के ऊपर जब भी कभी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो आपको सेल्स पिछले साल की बता के आइडिया देंगे कि देखो जी पिछले साल 2018 में पूरे साल 6 लाख रुपए की सेल थी, तो हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया था? 60,000। कहते हैं सेल्स फॉर पीरियड ऑफ जनवरी 1 से मार्च 31, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, उन 3 महीने की सेल, जिन 3 महीने सी हमारे साथ था, उन 3 महीने में हमने 2 लाख रुपए की सेल की। तो ये पूछना चाहते हैं तुमसे, बताओ कितना प्रॉफिट रहा होगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसी हिसाब से डिसीज पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना। हमने कहा देखो जी समझने वाली बात यह है, अगर 6 लाख की सेल पर 60,000 का प्रॉफिट होता है तो 2 लाख की सेल पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन ये है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो ये 2 लाख रुपए तो मल्टीप्लाई में ले जाओ। एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो 2 लाख रुपए इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ले जाओ। और ये जो 60,000 रुपए है, सॉरी 6 लाख रुपए, इसको डिवाइड में ले आओ। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20,000। तो मतलब जिन 3 महीने हमारे साथ सी काम कर रहा था, उन 3 महीने में हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा? 20,000। लेकिन ये 20,000 रुपए ए बी और सी तीनों की मिली भगत से है। हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए? हमें चाहिए सी का शेयर। तो हमने कहा अगर 20,000 रुपए तीनों का प्रॉफिट, तो इसमें सी का शेयर लगा दो। सी है आखिरी पार्टनर 1/5, 2 2 4 और 1 5, 1/5, तो 5 4 जो 20। तो इसका मतलब ये कितने रुपए आएगा? इसका आंसर 4,000। तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 4,000 रुपए। तो हम आंसर लगा देंगे डी, 4,000 रुपए। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, तो आप बनाते प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर का नाम है सी, कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डाल देते 4,000 4,000। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका, एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरा केस पढ़ते हैं, जिसमें मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे बनाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा और करण, 3 पार्टनर है। और इसको मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, दिख रहा है आपको अभी भी ठीक? चलो पहले पढ़ लेते हैं बड़ा बड़े पे, फिर बाद में छोटा कर देंगे इसको। लिखा हुआ है साधु, राजा और करण 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो 4:4 है। इसके बाद उनकी एक बैलेंस शीट बनी हुई है। साधु की डेथ हो गई 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने महीने काम करके डेथ हो गई? 4 मंथ। 4 महीने बाद डेथ हो गई। गुडविल जो कैलकुलेट होगी 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके गुडविल निकाल लेना। साधु का जो प्रॉफिट और लॉस होगा डेथ तक का, वो कैलकुलेट किया जाएगा सेल्स के बेसिस पे। अभी पिछला क्वेश्चन सेल्स वाला मैंने आपको करके दिखाया था। कहते हैं सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वगैरह वगैरह 4,50,000 अप्रैल में, फिर जुलाई वगैरह। अभी जब कैलकुलेट करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांग लिया है 5%। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज भी क्वेश्चन ने खुद ही करके दे दिया है। आपसे कहा है साधु का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, हमने कहा ठीक है, यही तो बनाना चाहते हैं हम भी। लो जी, साधु का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं साधु कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, साधु कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लेना है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स। अगर आप साधु का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो आपको सारा पैसा किसका चाहिए? साधु का। इस अकाउंट में सिर्फ साधु का बैलेंस लिखा जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां तुम्हें लगता है कि साधु से रिलेटेड कोई भी चीज है वो आप यहां ट्रांसफर करना। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लाइबिलिटी से, लोन से कोई लेना देना नहीं है। जनरल रिजर्व, क्या आपको पता है जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? तो हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में बांटेंगे, तो हमें सिर्फ किसका पैसा चाहिए? जनरल रिजर्व लिखा, और हमें सिर्फ किसका पैसा चाहिए? साधु का। अगर 10,000 रुपए टोटल रिजर्व है और रेशो इनका 4:4, तो साधु हमारा पहला ही पार्टनर है। 4 2 6 4 10, तो 10,000 में 4/10 करके देख लेंगे रिजर्व के लिए, ठीक है। 10,000 पूरे बिजनेस का रिजर्व है और हमें सिर्फ किसका रिजर्व चाहिए? साधु का। तो 10,000 रुपीज में साधु का शेयर लगा दिया।
ऐसा करने से अमाउंट निकल कर आया 4000, तो हम जनरल रिजर्व लिख देंगे साधु के अकाउंट में 4000। बच्चों आप मुझे कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको जनरल रिजर्व 4000 कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, कोई मुझे बच्चा ये लिख के बताएगा कमेंट में कि मैंने बाई बैलेंस बीडी क्यों छोड़ा है? अब मैं नहीं बोल दिया, सॉरी। मैं पूछने वाला था कि मैंने ये लाइन क्यों छोड़ी है, ऊपर मैंने बाई लिख के और जगह छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? तो मैंने ये इसलिए छोड़ी थी क्योंकि यहाँ पे कैपिटल, सबसे टॉप पे कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है, और साधु की कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपीज। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखूंगा 80,000। ठीक है, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैपिटल का। अब एसेट साइड आते हैं। कैश से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में रहेगा। स्टॉक से भी कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्डिंग भी बिजनेस में रह जाएगी। सिर्फ वो पैसा उठाएंगे जो पार्टनर का बनता है या पार्टनर का जिसमें हिस्सा बनता है। साधु के लोन में पार्टनर का हिस्सा बनता है। देखो साधु का लोन कितना है? 20,000। तो ये तो साधु का नाम ही लिखा है, तो सीधा सीधा साधु के अकाउंट में चला जाएगा। अब क्योंकि ये लोन इधर लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में किधर की तरफ जाएगा? क्रॉस में। क्रॉस आके इधर की तरफ बनता है। देखो एसेट का क्रॉस ले जाओगे तो इधर की तरफ जाएगा, और इस अकाउंट को अगर मैं इसके नीचे ले आऊं तो इधर वाली साइड, यहां पे आप लिखेंगे साधु लोन। मतलब साधु ने कुछ पैसा बिजनेस से ले रखा था, अब हम जब उसकी पेमेंट करेंगे तो जो पैसा उस पर हमारा निकलता है उसको काट भी देंगे, तो हमने डेबिट साइड लिख के काट दिया उसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। कहते हैं गुडविल कैलकुलेट करो। हमने कहा बताओ गुडविल कैसे कैलकुलेट। ये वर्किंग नोट है, आप क्वेश्चन के नीचे ही बना लेना इसको। कहते हैं 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कितना था? 55। अगर मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,10,000। ये गुडविल कैलकुलेट कर दी। आप कहोगे सर ये गुडविल ऐसे कैसे कैलकुलेट हो जाती है? तो इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वन शॉट वीडियो डाली हुई है वैसे तो चैनल पे, जिसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है कि अलग अलग मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसी में से ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलती है। 1,10,000 रुपीज की गुडविल आ गई, बहुत बढ़िया। इस गुडविल में 1,10,000 में साधु जिसकी डेथ हो गई उसका शेयर लगा दो। देखो जी कितना शेयर आएगा, तो 4/10 लगा के देखो, 0 से 0 कैंसिल, 11 4 जा 44, तो ये आ गया 44,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इस 44,000 रुपीज को भी हमें पार्टनर को देना है तो उसके अकाउंट में डालेंगे। लेकिन ये जो गुडविल है 44, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। इस 44,000 की गुडविल को इसको कौन कंपनसेट करता है? राजा और करण। क्यों करते हैं इस पे मत जाओ, बस ये समझ लो गुडविल का पैसा जो 44, अगर आपने एडमिशन वाली मेरी वीडियो देखी है तो मैंने वहां सिखाया था नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेकर आता है और पुराने पार्टनर्स को देता है। उसी तरीके से जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो गुडविल का पैसा है वो पार्टनर उसको वापस देते हैं, ऐसे समझ लो। तो मरने वाले पार्टनर को 44,000 रुपीज देने वाले हैं हम। कौन कौन मिलके देगा? राजा और करण। क्या कोई रेशो है? कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो जो इनका रेशो जैसे 4, ऐसे समझो 4:4 रेशो है। इसकी तो डेथ हो गई तो बचे ये दोनों। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 44,000 को ये 2:1 रेशो में देंगे इसको। अब 44,000 को 2:1 में बांट के देखो कितना कितना आएगा। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो एक तो देगा 14,667 और दूसरा कितने रुपए देगा? बड़ी टफ कैलकुलेशन होगी भाई ये तो, वैसे ज्यादा टफ भी नहीं हुई है। 29,333। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। एक तो दे देगा अमाउंट 14,667, 6 को काट के 7 बना दो, और ये 29,333 रखो। तो हमने लिखना है इधर की तरफ क्या? बाई। एक तो हमें राजा से मतलब साधु को पैसा दे रहा है, एक तो राजा, तो आर कैपिटल, और दूसरा इसको कौन कंपनसेट कर रहा है? करण, तो के कैपिटल। आर से कितने मिले? आर ने दिए 14,667 और के ने कितने दिए? 29,333। मतलब बच्चों मैंने क्या सिखाया? जो भी गुडविल, या तो गुडविल सीधी लिखी होती है, गुडविल कैलकुलेट करके आ गई। इस गुडविल में सबसे पहले मरने वाले पार्टनर का शेयर लगाओ। मरने वाले पार्टनर का शेयर लगाते ही एक अमाउंट आ जाएगा। उस अमाउंट को आप जो बचे हुए पार्टनर हैं जो जिंदा रह गए हैं उनके रेशो में बांट दो, और उस रेशो में बांट के यहां लिखवा दो उसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। हमने कहा वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा, इसमें हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देंगे। क्या करना है प्रॉफिट में? कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सेल्स के बेसिस पे। कहते हैं सेल्स जो थी पिछले साल 2023 तक, 31 मार्च तक पिछले साल की, वो थी 4,50,000। तो मैंने लिखा सेल थी 4,50,000, ठीक है।
और कहते हैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई की है 2,70,000, और जिस टाइम वो हमारे साथ काम कर रहा था उस टाइम की सेल है 2,70,000। तो एक तरफ तो मैंने सेल लिख दी। प्रॉफिट था पिछले साल 1,25,000, तो जब 4,50,000 की सेल थी तो 1,25,000 का प्रॉफिट था। तो अगर 2,70,000 की सेल है तो कितने का प्रॉफिट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 270 तो ले जाओ यहाँ मल्टीप्लाई में, और 4,50,000 ले आओ यहाँ डिवाइड में। 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल कर दो, 9 से काट के देख लेते हैं। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 75,000 आया। अब आप बताओ, ये 75,000 रुपीज प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन ये तो तीनों का है, साधु राजा करण। हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए? साधु का। तो साधु का 4/10 लगा दो इसमें। 4/10 लगाओगे तो 0 से 0 कैंसिल, ही आ जाएगा 30,000। कितने रुपए आ जाएगा? 30,000। और अभी मैंने बताया ये भी प्रॉफिट पार्टनर को क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, और नाम लिखा जाएगा P&L सस्पेंस। क्या नाम लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो देखो जी, कितने रुपए की कैपिटल है? 80,000। कितने परसेंट कैपिटल पे इंटरेस्ट है? 5%। और कितने टाइम पीरियड का? 3 मंथ्स का, क्योंकि 3 महीने काम करके मर गया तो आप ब्याज भी कितने महीने का दोगे? 3 महीने का दोगे। तो आपने 3/12 लिख दिया। 3 4 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये कुछ 1000 आएगा। तो ये भी पार्टनर को हम देंगे तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, और आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो भी आएगा उसमें से डेबिट साइड का लेस करेंगे, और आंसर लिख देंगे टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो अगर अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बस कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर लिख के बताएंगे कि यहां कितना आएगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होगा। ये आपका काम है। पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इधर का टोटल कर लो, इसको माइनस करके, और यहां पे आंसर निकालो। अभी वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालो, कमेंट में लिखो, उसके बाद आगे देखना। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन, अगर क्या आ जाता है हमारे पास बनाने के लिए? अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन अकाउंट की जगह एंट्री पूछ लेता, क्या पूछ लेता हमसे? जर्नल एंट्री। फिर कैसे करते हैं आप इस क्वेश्चन को? या एक काम करें, इस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें जिसमें हमें जर्नल एंट्री बनाने को भी मिले, और फिर कुछ और आगे बोलेगा फर्दर तो वो ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं वीडियो की लेंथ देख लेता हूं कितनी बड़ी हो गई है। वीडियो हो चुकी है 22 मिनट्स की। ठीक है, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी में मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। इसी में मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट समझा दूंगा तुम्हें, और इसी में आपको जर्नल एंट्री बनानी भी सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको अकाउंट बनाना सीखना है तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? सॉरी, आपको अगर जर्नल एंट्रीज बनानी सीखनी है तो आपके अकाउंट माइंड में अकाउंट घूमना चाहिए। अकाउंट बनाना आपको आता हो। कौन सा अकाउंट? ये वाला। साधु का कैपिटल अकाउंट जैसे बनाया, मान लो साधु का कैपिटल अकाउंट है, अगर आपको ये बनाना आ गया है तो आप इसकी जर्नल एंट्री भी बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। क्वेश्चन है, RST 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5:3 है। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट लिखी हुई है। बैलेंस शीट में हमारे मतलब की चीज जो है जिसको हम बांट सकते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि इसके नाम के पीछे रिजर्व लिखा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आगे बात नहीं हुई तो हम इसको बांटेंगे। दूसरा ये लिखी हुई है गुडविल, ये गुडविल ओल्ड गुडविल, गुडविल एग्जिस्ट इन दी बुक, गुडविल अपीयर इन दी बुक्स, इसको भी राइट ऑफ करना होता है ना। AS 26 बोलता है ऐसा, बस और कुछ नहीं है। अब कहते हैं टी की डेथ हो गई कौन सी तारीख को? 1 अगस्त को। हो जाने तो क्या दिक्कत है, डेथ हो गई तो हो गई। अब अगस्त को डेथ होगी तो कितने महीने काम करके उसकी डेथ हुई? अप्रैल। देखो 31 मार्च को साल खत्म होता है, तो अप्रैल में शुरू होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त को काउंट मत करना, कुछ बच्चे अगस्त देख के 1 अगस्त को भी काउंट कर जाते हैं। 1 अगस्त का मतलब एक भी दिन काम नहीं किया, पहले दिन ही डेथ हो गई, अगस्त काउंट नहीं होगा। तो अगस्त से पहले जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, इसका मतलब 4 महीने काम करके डेथ हुई है। ओके। गुडविल की कैलकुलेशन 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, फिर से वही गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब की बार कुछ रिवैल्यूएशन के भी पॉइंट है। मशीनरी रिवैल्यूड हो रही है मरने के टाइम पे, पेटेंट रिवैल्यूड हो रहा है, लीज होल्ड रिवैल्यूड हुआ है, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्पज से टी का जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 18-19 का, वो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा शुड बी टेकन हैव द सेम 17-18। तो 17-18 के प्रॉफिट को बेस मान लेना। ये लिख रहा 17-18 का प्रॉफिट 75 था, इसी प्रॉफिट को बेस मान के 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देना। और कहते हैं 21,000 रुपीज तो इमीडिएटली पे कर दिया एग्जीक्यूटर को, और बचे हुए को हमने 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे किया 10% के ब्याज के साथ। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं इसकी, और जर्नल एंट्री के बाद फिर क्या करेंगे?
फिर हम इसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। तो इसको हम साइड कर देते हैं। छोटा मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि जिससे मैं आपको यहाँ पे एंट्रीज बना के दिखा पाऊँ। एक मिनट बस। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहो, हो जाएगा। बस आप ध्यान दो इस चीज पे कि आपको मतलब आपको मेहनत करनी है। अब आपके पास समय नहीं है इतना कि आप मेहनत बिना किए भी अगर आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा तो फिर तो इंतजार करो रिजल्ट आने का। अब मुझे मैं कुछ इसमें आपको बता नहीं सकता। मैं फिलहाल जो बता सकता हूँ उस बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो पहली एंट्री में बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की। अब मुझे आप जल्दी बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अगर मैं बांटूं तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा ये पैसा? रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व जो अभी भेजा था, पिछली वाली स्लाइड में भेजा था ना, इधर जनरल रिजर्व, ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्रेडिट साइड आएगा, साधु के अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे साधु की जगह किसके अकाउंट में क्रेडिट साइड भेजेंगे इसको? जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके खाते में भेज देते हैं, टी के अकाउंट में भेजेंगे। या एक काम करते हैं आर एस टी, ये तो बटेगा तो तीनों में ही बांट के दिखा देते हैं। आर के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड भेज देते हैं क्योंकि बांट रहे हैं तो सबको ही मिल जाएगा अब ये पैसा। एस के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड भेज देते हैं। और टी के अकाउंट देख लो, एक तरीके से मैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहा हूं इसको, तो मैंने एंट्री में भी क्रेडिट ही कर दिया इनको। और वहां पे क्रेडिट साइड में जब लिख देता हूं तो अमाउंट रीजन क्या लिखता हूं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो डेबिट में रीजन लिख दो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। 30,000 रुपए मैंने बांट दिए क्योंकि इसको मैंने खत्म कर दिया ओल्ड रेशियो में, 5 3 2 15 9 और 6। बहुत बढ़िया, ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री मैंने कहा यहाँ पे गुडविल भी तो है। आप कहोगे सर कैपिटल भी तो ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। कैपिटल को अगर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है उसकी कोई एंट्री नहीं बनानी। गुडविल भी राइट ऑफ होती है। अब गुडविल इधर लिखिए तो रिटर्न ऑफ किधर की तरफ होगी? डेबिट साइड पार्टनर्स में। तो अब की बार तीनों को डेबिट कर देते हैं। आप ये बोल सकते हो सर टी की डेथ हुई है तो सिर्फ टी को क्रेडिट कर दो ना। मैंने कहा बच्चों जो चीज खत्म करनी होती है बैलेंस शीट में से तो वो तो सबके पास ही जाती है, तो सबका ही नाम लिख के दिखा दिया करो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने लिखा आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अलावा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। ये गुडविल राइट ऑफ कर दी। कितने रुपए की गुडविल थी? 25,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 12,500, 7,500 और 5,000। बहुत बढ़िया, दो एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री पर आते हैं। गुडविल की पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही गुडविल वैल्यूशन होगा। तो जरा मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगी गुडविल की कैलकुलेशन, है ना। मतलब कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट हैं। 4 साल के प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करके एवरेज आएगा और 2.5 की मल्टीप्लाई, 2.5 की मल्टीप्लाई, अगर जब बड़ा था क्वेश्चन आपने देखा हो तो 2.5 लिखा हुआ है यहाँ, 2.5 की इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी। तो देखता हूँ मैं कितना आता है, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो इसकी कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 1,75,000। ये आ गया मेरे पास एवरेज इंटू 2.5। मतलब इन चारों को जोड़ दिया, 4 से डिवाइड किया, जो भी आया उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 1,75,000 आ गया। मैंने बताया था जो भी गुडविल आएगी उसमें क्या कर दिया करो? मरने वाले पार्टनर का शेयर लगा दिया करो। तो मरने वाले पार्टनर का शेयर है 2/10। देख लो आखिरी वाला पार्टनर की डेथ हुई है, आखिरी में देखो 5 3 2 लिखा हुआ है। वैसे भी आपकी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है, आप बुक में भी देख सकते हो, आरएसटी वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 17 ये तो ये 35,000 आ जाएगा। मैंने बताया था ये जो भी अमाउंट आता है इसको जो बचे हुए जिंदा पार्टनर होते हैं वो कंपनसेट करते हैं। तो आर और एस कंपनसेट करेंगे किस रेशो में? 5:3। तो 53,000 को ये दोनों लाएंगे किस रेशो में? 5:3। तो अगर मैं इसे 5:3 में बांटूं तो एक पार्टनर लेकर आएगा 21875 और दूसरा पार्टनर लेकर आएगा 13125। क्लियर? अब आप मुझे बताओ किसको पैसा मिलेगा? टी को। तो टी का अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा सर, तो टी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए मिलेंगे उसको? 35,000 रुपए। कौन देगा इसको? तो डेबिट में उनका नाम लिख दो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अगर मैं इसकी एंट्री बना रहा होता तो मैं कहता साधु के अकाउंट में क्रेडिट साइड गया रुपया, तो साधु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से? 44,000 से। और डेबिट में किसको लिखता? इन दोनों का नाम। सेम चीज मैं यहां कर रहा हूं। टी के अकाउंट में पैसा जाएगा तो टी का अकाउंट क्रेडिट। किस किसने दिया ये पैसा?
जो जिंदा पार्टनर है आर और एस, तो आर का अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों ने पैसा दे दिया। कितना कितना दिया, तो आर ने कितने रुपए दिए, 21,875, और इसने कितने दिए, 13,125। बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट? क्या सब बच्चों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप कमेंट में लिख क्यों नहीं रहे हो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ लिख के तो बताओ जिससे मुझे आइडिया लगे। अब अगली जर्नल एंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री ट्रांजेक्शन को पढ़ के पता चलेगा। कहते हैं मशीनरी 1,40,000 हो गई, एक 50 की मशीन एक 40 की होगी, 10,000 का नुकसान हो गया। पेटेंट 40 का हो गया, तो 30 का पेटेंट 40 का हो गया, फायदा हो गया। और लीज होल्ड जो थी वो 1,25,000 से, लीज होल्ड 1,25,000 से कितनी हो गई, सॉरी लीज होल्ड 1,25,000 की हो गई और ऊपर कितनी थी, 1,00,000, ये भी फायदा हो गया। तो दो तो फायदे हुए, पेटेंट और लीज होल्ड तो बढ़ा और मशीन घटी तो नुकसान हुआ। चलो जी ठीक है, तो पहले लॉस की एंट्री बनाओ। अगर मशीन पे नुकसान हुआ, मशीन कितने की थी, 1,50 और कितने की हो गई, 1,40, 10,000 का नुकसान हुआ। आप बताओ कि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखते हो लॉस को? तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन एंट्री, जैसे अकाउंट में लिखते हो वैसे ही एंट्री में। रिवैल्यूएशन सर डेबिट करते हैं तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और डेबिट साइड में रीजन क्या लिखते हैं, तो क्रेडिट में रीजन लिखा जाएगा, मशीनरी कितने रुपए लिखते, 10,000। नेक्स्ट एंट्री, सर पेटेंट से 10,000 का फायदा हुआ क्योंकि 30 का पेटेंट 40 हो गया, और लीज होल्ड पे 25,000 का फायदा हुआ, 1,00,000 की लीज 1,25,000 की हो गई। फायदा जाता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं आप। और क्रेडिट साइड में रीजन क्या लिखते, सर एक तो लीज होल्ड, हाँ लीज होल्ड, और एक पेटेंट, दो रीजन लिखते। लीज होल्ड पे 25 का फायदा दिखाते, पेटेंट पे 10 का फायदा दिखाते, टोटल 35 का फायदा दिखाते। लगे हाथ ही मुझे एक और बात बता दो, बस रिवैल्यूएशन का और कोई पॉइंट नहीं है। तो नुकसान हुआ 10 का और फायदा हुआ 35 का, तो नेट फायदा हुआ या नुकसान? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड तो 35 है और डेबिट साइड 10 है, तो 35 में से 10 घटा के 25,000 का अभी भी फायदा। और वो जो फायदा होता है वो किस किस में बांट दिया जाता है, सर सभी पार्टनर में बांट दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो हमने कहा आर के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड जाता है ये प्रॉफिट, एस के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड जाता है। जब भी पार्टनर को पैसा दो उनके अकाउंट को क्रेडिट करते चले जाओ, ये मूल मंत्र रामबाण है जो याद रखना है आपको। और टी के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और डेबिट में क्या लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में प्रॉफिट्स बटते हैं। 25,000 रुपए का प्रॉफिट, 35 में से 10 घटने के बाद 25 बचा था, बांट दिया 12,500, 7,500 और 5,000। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं जब टी की डेथ हुई है तो उसके प्रॉफिट को जो कैलकुलेट किया जाएगा वही प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट वाला प्रॉफिट, वो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान के, मतलब 75। मैंने कहा एक बार कैलकुलेट करके बताऊं, 75,000 रुपए का प्रॉफिट है पूरे साल का, उसने हमारे साथ कितने महीने काम किया, 3 महीने, नहीं अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। तो 75,000 रुपीज का प्रॉफिट, 4 महीने काम किया, और टी का शेयर कितना है, 2/10। कैलकुलेट कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 2 जा 5,000। ये आ गया 5,000 रुपए। किस नाम से लिखोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अभी सिखा के आया हूं, पिछली 2 स्लाइड में यही सिखाया है कि ये वाली एंट्री कैसे बनती है। बहुत बढ़िया। तो कितनी एंट्री हो गई, 7वीं एंट्री थी ये। एक एंट्री और पास करोगे यहां पे, कर सकते हो, मतलब क्या क्या, सर ये अब टोटल चेक करके देख रहे हैं कि कितना कितना पैसा, तो देखो मैं आपको टोटल चेक करके दिखाता हूं। इसको हटाऊं 2 मिनट के लिए, हटा दूं? आ गई समझ में? आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहां तक का, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। अच्छा ये बताओ कमेंट करके कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत लग रही है? अब कितना आसान है ना, जर्नल एंट्री भी उतनी आसान है जितना अकाउंट। अगर अकाउंट बनाना आ गया तो अकाउंट में जो चीज क्रेडिट साइड जाती है उन सारी क्रेडिट चीजों को तो डेबिट कर दो एंट्री में। जैसे इसकी तो कोई एंट्री बनती नहीं है, जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साधु कैपिटल, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हर इधर वाली जितनी भी चीजें लिखी है ये सारी तो डेबिट में, हर किसी की अलग एंट्री डेबिट, और क्रेडिट में सबके अपोन में साधु कैपिटल, साधु कैपिटल टू, साधु कैपिटल टू, साधु कैपिटल टू, साधु कैपिटल, ऐसे जाएगा। डेबिट साइड की अगर एंट्री बनानी है तो वही साधु लोन, इधर डेबिट साइड में मतलब साधु कैपिटल डेबिट टू साधु लोन,
अब मैं तुम्हें ये वाली चीज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि अब आप इधर का टोटल करके इसमें माइनस करके ये आंसर निकालते हो ना, तो इस अमाउंट को भी ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि सर नहीं, ये एंट्री तो हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ये तो हम कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो में, फिर जो सबसे परफेक्ट एंट्री बताएगा और अमाउंट कैलकुलेट करके बताएगा उसको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका कमेंट पढ़ के या उस बच्चे का नाम मैं वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में बोलूंगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो मुझे इस वाले क्वेश्चन का एग्जीक्यूटर का पैसा कितना बनता है। अब देखो मैं एक आइडिया दे देता हूं जिससे आप सब भी ट्राई कर सकें। जहां जहां टी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, जैसे यहां तो डेबिट है तो उसको भूल जाओ, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वो सारा पैसा जोड़ लो, जहां जहां टी का नाम आ रहा है उस अमाउंट में टी की कैपिटल ये 75,000 जोड़ दो, उसमें से माइनस कर देना टी यहां पे डेबिट हुआ है एक बार 5,000 से। बस अगर आपने ये कर लिया तो आपका सही अमाउंट निकल कर आ जाएगा। चलो अब आप पॉज करके पहले आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूं कितना आंसर आ रहा है। मैं आंसर भी बता देता हूं आपको, बताऊं कितना आंसर आ रहा है, मैं कैल प्लस माइनस करके बता देता हूं कितना आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। तो इसका आंसर आएगा 1,21,000 रुपए। तो जो टी के एग्जीक्यूटर को देने बनते हैं वो कितने रुपए निकल कर आएंगे, 1,21,000। तो जिस जिस बच्चे ने 1,21,000 रुपए कमेंट में लिखा है उसने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। सर अभी इस 1,21,000 की क्या एंट्री होगी, तो बताओ। एग्जीक्यूटर का पैसा डेबिट साइड लिखते हो ना आप कैपिटल अकाउंट में, तो टी की कैपिटल में डेबिट साइड, तो टी कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में भी डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,21,000, 1,21,000। ये एक एंट्री और बना लेना, इसको आप 8वीं एंट्री बोल सकते हो। तो ये हुआ जर्नल एंट्री वाला केस। इससे पहले हमने बनाया अकाउंट, इससे पहले हमने सीखा मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और अब मैं आपको लगे हाथ जल्दी से सिखा देता हूं। देखो यहां तक की बात तो सबके लिए काम की थी, इससे आगे की बात उनके लिए काम की जो 80 में से 80 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। जिनको लगता है 80 में से 80 की हमें जरूरत नहीं है तो वो बेशक चाहे तो अब यहाँ पे स्किप करके मतलब छोड़ सकते हैं वीडियो को और इसी चैप्टर को अब आगे रिवाइज दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि अगला केस मैं वो सिखाने जा रहा हूँ कि अगर मान लो 1% भी एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो आप लोग तो गिव अप कर दोगे, जो अब छोड़ देंगे वीडियो को। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिनको पूरे मार्क्स लेकर आने होते हैं, वो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट भी सीखना चाहते हैं, तो मैं अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मैं एक बार फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है इसका, इसका फॉर्मेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, ये बड़ी गंदी सी लाइनें खींची है मैंने, सीधे कर दो, कर लो वही इनको। तो हमने यहां पे लिखा टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, बस ये फाइनल चल रहा है अब, वीडियो का लास्ट फेज में हम, ये वीडियो अब लास्ट में चल रही है अपने। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी, ओके, नाइस। फर्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, ये जो भी टी के एग्जीक्यूटर में हमने पैसा भेजा है 1,21,000, कौन सी डेट पर भेजा है सर, ये हमने भेजा है 2023 अगस्त 1, 1 अगस्त को ही तो डेथ हुई है। हमने टी की कैपिटल से पैसा लाए, टी कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या लिख रहे हो आप, मैंने कहा बच्चे इधर देखो, अकाउंट में आओ। अगर साधु का एग्जीक्यूटर अकाउंट बन रहा होता, तो अगर साधु एग्जीक्यूटर यह डेबिट साइड लिखा गया है तो यही पैसा साधु के एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड जाएगा। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में एग्जीक्यूटर लिखा गया है तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कैपिटल लिखा जाएगा। तो देखो मैंने अब यही चीज आपको सिखाई कि मान लो टी की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टी एग्जीक्यूटर लिखा होता तो टी एग्जीक्यूटर में डेबिट से ये पैसा क्रेडिट साइड आएगा 1,21,000, और नाम क्या लिखा जाएगा, टी कैपिटल। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा था
अगर आपने क्वेश्चन, आपकी बुक है आपके पास या आपने वापस लौट के देखो, जब मैंने पूरी स्लाइड पे क्वेश्चन लगा रखा था तो वहां लिखा था ए सम ऑफ रुपीज, या मैं इसको दोबारा से बड़ा करता हूं, ध्यान देना, ए सम ऑफ रुपीज 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली। आपको 21,000 रुपए तो तुरंत पे करने हैं। अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे ऊपर से इसका उधार उतर जाएगा। अभी मेरे ऊपर एग्जीक्यूटर के 1,21,000 रुपए का कर्जा है। अगर मैं इसको पे कर दूंगा तो मैं डेबिट साइड में आके लिखूंगा, ओ माय गॉड, 2023 अगस्त 1 को मैं अपनी लाइबिलिटी उतार दूंगा, मैं कुछ पैसा उसको पे कर रहा हूं बैंक अकाउंट से, 21,000 रुपए मैंने इमीडिएटली पे कर दिए। अब अगर मैंने 21,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए तो 1,21,000 में से 21,000 जाने के बाद मेरे ऊपर कितने रुपए का कर्जा रह गया? 1,00,000 रुपए का। 1,21,000 में से 21,000 दे दिए मैंने, 1,00,000 रुपए बचे। 1,00,000 को कैसे कैसे देना है? तो कहते हैं 1,00,000 रुपए को पे कर देना 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में 10% के ब्याज पर। मैंने कहा 4 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा? 25,000, 25,000 रुपए का मुझे प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। और साथ में मुझे क्या करना है? 10% ब्याज भी देना है, ब्याज भी लगाना नहीं भूलना है। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर 6-6 महीने बनाऊं अगस्त से, तो 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी तारीख को जाएगी? 31 जनवरी। और दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को जाएगी। तो मुझे साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट देनी है 6-6 महीने की गैप में। एक 31 जनवरी को दिया करूंगा और एक 31 जुलाई को दिया करूंगा। 2 बार मैं अपनी पेमेंट किया करूंगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? ये मैंने जनवरी और जुलाई क्यों लिखा है? क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। अब आप बताओ बच्चों, पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 जनवरी को। मैंने कहा ठीक है, जनवरी 31, पहले इधर लिखना, इंटरेस्ट लगाना। क्या लगाना? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। मेरे ऊपर 1,00,000 का कर्जा था, तो 1,00,000 के ऊपर कितने परसेंट ब्याज देना है? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपए, 5,000 रुपए ब्याज। तो पहले इंटरेस्ट हमेशा इधर क्रेडिट साइड लिखा करो। इसको इधर क्यों लिखना है सर? क्योंकि पहले हम ब्याज ड्यू करते हैं। हमने कहा ब्याज चढ़ गया फिर पेमेंट करते हैं। देखो जनवरी 31, अच्छा तारीख नहीं बदली मैंने, 2023 के बाद 2024, साल अभी एक ही चल रहा है लेकिन ईयर बदल गया है, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो 23 से 24 चलता है वो। डेबिट साइड आओ, दोबारा से 2024 लिखो, जनवरी 1 लिखो, पेमेंट कर दो टू बैंक। हमने कहा 25,000 रुपए की तो प्रिंसिपल अमाउंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट 25 किया है, साथ में 5,000 रुपए का ब्याज। इसका मतलब मैंने कितने रुपए दिए होंगे पहली इंस्टॉलमेंट में? 30,000। ईएमआई 30,000 की गई होगी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज। इतनी बात समझ में आती है? अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 जुलाई। बच्चों ध्यान रखना, 31 जुलाई से पहले 31 मार्च आ जाता है बीच में, और मार्च को तो अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो हम मार्च में अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यहां लिखेंगे मार्च 31। अब जनवरी तो खत्म हो गया था, फरवरी, मार्च, अभी 2 महीने बचे थे, तो पहले 2 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। आप कहोगे सर ये क्या भसड़ है? मैंने कहा बच्चों यही है, इसीलिए एग्जीक्यूटर अकाउंट थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को सीखने में। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना? सर हमारे ऊपर कर्जा बचा हुआ है अब सिर्फ 75। आप कहोगे 1,00,000 नहीं। मैंने कहा 1,00,000 में से 25,000 तो मैं चुका। अब 75 बचे मेरे पास। 75,000 के ऊपर 10% 2 महीने का। सर 2 महीने क्यों? क्योंकि इस साल में 24 खत्म हो रहा है मार्च 31 को, तो मार्च 31 तक, जनवरी तक हम लिख चुके थे, फरवरी और मार्च 2 महीने का ब्याज और ड्यू कर लेंगे। 2 6 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 1,250 रुपए। और अब हम इसको टोटल कर लेंगे। जैसे ही हम इसका टोटल करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी के नाम से। दिख रहा है ये लिखा हुआ? नहीं दिख रहा है, कलर बदल देते हैं। मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, इन सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 1,27,250, 1,27,250। इसमें से कितना माइनस कर दो? 51,000। तो मेरे हिसाब से जो बैलेंस बचना चाहिए वो बचना चाहिए 71,250। ये बैलेंस आएगा। ये जो बैलेंस सीडी होता है, अगले साल दोबारा नया साल शुरू करते हैं। अपना नया साल कैसे? 2024 में नया साल शुरू होगा अप्रैल 1 को।
ये CD बन जाएगा बैलेंस BD, और अमाउंट कितना लिख दूंगा 71,250। मैंने कहा किस्त देने का टाइम कब आएगा, जुलाई 31 को। अब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने और हमने इस पैसे का यूज किया, तो 75,000 के ऊपर 10% 4 महीने का और अमाउंट कैलकुलेट होगा। 4 3 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे चला गया 1, 3 4 जा 12, यही आएगा कैलकुलेट करके। अरे बेटा मेरी कैलकुलेशन इतनी गंदी थोड़ी है, जितनी गंदी, रुक जाओ मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 0 4 3 जा 12, अरे 3 5 जा 15 होते हैं यार, क्या क्या भसड़ कैलकुलेशन। बच्चों ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2500। ओके, एक सेकेंड। ऐसे होता है जब वीडियो अनकट बनानी होती है ना, तो ऐसी होपलेस हो जाता हूँ कभी कभी मैं कैलकुलेशन वगैरह में। तो इंटरेस्ट आ गया। अब पेमेंट कर देते हैं। 2024 में हम कौन सी तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, जुलाई 31 को बैंक। 25,000 रुपये ओरिजिनल अमाउंट प्लस 2500 4 महीने और प्लस 2 महीने के पुराने 1250 और 2500 3,750 रुपये का ब्याज। टोटल कितने की पेमेंट हो जाएगी, 28,750। बेटा 4 महीने ये और 2 महीने की पिछले महीने भी, इसी 6 महीने का ब्याज कुछ 2 महीने का पहले पड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ के देखोगे तो ब्याज आएगा 3,750। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बिल्कुल अब स्मूथली आगे चलते हैं। 2025 जनवरी 31 आ जाएगा। मैंने कहा फिर वो डेट आ गई, 31 जनवरी को हमें किस्त पे करनी है। मैंने कहा 31 जनवरी तक का पहले इंटरेस्ट लगाओ। आप कहोगे सर अब हम पे कितना उधार बचा हुआ है, 50,000, उसके ऊपर कितने परसेंट, 10%, कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि अब की बार तो पूरा 6 महीना मेरे पास है, तो ये आएगा 2,500 रुपये। हमने कहा इधर की तरफ आओ, 2025 लिखो, जनवरी 31 लिखो, टू बैंक अकाउंट लिखो, 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट 2,500 रुपये के ब्याज के साथ 27,500 रुपये जाएंगे। कितने रुपए जाएंगे, 27,000 रुपये। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये हमने 27,500 पे कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो अगली हमें कौन सी डेट पे पहुंचना है, फिर से 31 जुलाई, लेकिन बीच में कौन सी डेट आ जाती है, मार्च 31। हमने कहा मार्च 31 को तो अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। बच्चों यहाँ तक का भी मैं फिर एक साथ छोटा कर दूंगा इसको, ठीक है। मार्च 31 को मुझे इसको क्लोज करना है, तो पहले मैंने कहा फिर से 2 महीने बच रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन की तरह ही है ना ये चैप्टर, तो इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन याद आ गया। इंटरेस्ट लगाओ। अब कितना पैसा बचा हुआ है तुम्हारे ऊपर कर्जे का, 25,000, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, एक यहाँ 2 इस महीने, इस साल। 25,000 के ऊपर 10% 2 महीने का, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 6 से इसको कैंसिल कर लो। बहुत कैडी कैलकुलेशन हो चुकी है अब ये, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ बच्चे, मुझ पर ना होने का है ये, मैं कर तो दूंगा वैसे मैं। ये आ जाएगा 417 रुपये, 417 पॉइंट में आ रहा है, मतलब 416 पॉइंट समथिंग। टोटल कर दो, इधर के टोटल में करो, ये वाला टोटल माइनस करो, तो लिख दो मार्च 31 को टू बैलेंस CD। यहाँ पे अमाउंट लिखो, फिर सेम अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे 2025 मार्च 31 बाई बैलेंस BD। यही अमाउंट एज इट इज यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आपको वो डेट आ जाएगी जिसका इंतजार चल रहा था, जुलाई 31, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, फिर से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 25,000 रुपये की वैल्यू बच रही थी, उसके ऊपर 10% 4 महीने का। अगर 2 महीने का 417, तो डबल 4 महीने का कितना होगा, 834, 833 पॉइंट में आ रहा है ना, तो 833 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे डेबिट साइड 2025 जुलाई 31 आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, बैंक अकाउंट 25,000 रुपये ओरिजिनल वैल्यू प्लस ब्याज कितना बन गया, 833 और 417 1,250 रुपये।
इसका मतलब 26,250 रुपये की हमने बैंक से पेमेंट कर दी होगी। जैसी 26,000 की पेमेंट होगी अकाउंट बंद हो जाएगा यहीं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, तो ये आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो ये 6 नंबर का चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। 6 नंबर में सिर्फ इतना है। अब लो मैं एक बार इसको पूरे को एक ही स्क्रीन पे हवा देता हूँ। ये रहा एग्जीक्यूटर अकाउंट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ देखना है तो ये देख लो। इसके अलावा ये देख लो, ये हमने जर्नल एंट्रीज बना के देखी थी। चलो जी पीछे चलो, ये जर्नल एंट्री थी, बड़ा आपको समझाने के पर्पज़ से था। ये एक अकाउंट बना के दिखाया था। ये हमने कुछ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखाई थी। चलिए जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। जितने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, उतने ही अच्छे कॉलेजेस वगैरह और अच्छे कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड को शेयर भी करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिसोल्यूशन का टॉपिक मैं मे भी ट्राई करूंगा, या जो भी ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक से रिलेटेड होंगे उसको ही लेकर आएंगे, लेकिन वही 9 और 10 डेज स्ट्रेटजी वाले में। ठीक है जी। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे भी अभी एकदम से आई है मुझे याद, कि इकोनॉमिक्स की भी सभी वीडियोस, सभी चैप्टर्स, आईईडी और मैक्रो के सारे चैप्टर डिटेल में भी, वन शॉट में भी और शॉर्टकट में भी, हर तरीके से चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप चैनल पे जाके स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी। बहुत ही शानदार तरीके से विकी सर ने आपको समझा रखा है वहाँ पे, आप उस वीडियोस को देखें। और अब क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम नज़दीक है तो आपको वहाँ पे बहुत सहायता मिलेगी उससे। और कमेंट करके, उन वीडियोस पे कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा उनका पढ़ाया हुआ। ठीक है, ये याद से देखना और फिर मुझे भी बताना, मतलब चाहो तो मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, हमें मज़ा आया, और चाहे तो आप उसी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।